लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आज के सेशन में हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर जो होता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसका प्रश्न पत्र 2021 में किस प्रकार से आया था। आज हम पूरे प्रश्न पत्र का एक बेहतरीन हल निकालेंगे जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। तो चलिए बिना समय शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं, उसके बाद अधिलघुत्री होते हैं, फिर लघुत्री होते हैं। समय 2 घंटे का होता है और प्रश्न पूर्णांक जो होता है 50 नंबर का होता है। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया है शिक्षा, ये किसका कथन है? एडम्स का है, जॉन ड्यूवी का है, फ्रोवेल का है या सुकरात का है? तो द्विमुखी प्रक्रिया की बात की जाए तो ये एडम्स का होता है, और जहाँ पे कहा जाए शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया होती है तो वो जॉन ड्यूवी का कथन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, एडम्स का कथन है ये। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था। देखिए गुरुकुल में प्रवेश का जो संस्कार था वो उपनयन संस्कार था। याद रखेंगे आप लोग, जब गुरुकुल में प्रवेश किया जाता था तो उपनयन संस्कार था, और बौद्ध धर्म में जब मठों में प्रवेश किया जाता था तो वो प्रवज्जा संस्कार था बौद्ध धर्म का। और जब गुरुकुल में शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो वो समावर्तन संस्कार था, और जब बौद्ध धर्म में यानी मठों में शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो वो उपसंपदा संस्कार था। तो प्रश्न था कि वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार कौन था? तो ये उपनयन संस्कार, यानी उपनयन संस्कार पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप जाना। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? निर्वाण प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति, अष्टांग योग का पालन, दुखों का विनाश, या कर्मकांड की प्रधानता। तो अगर बात करें बौद्धकालीन शिक्षा की तो ये हिंदू धर्म से विमुख होकर, जो कर्मकांड बहुत ज़्यादा थे हिंदू धर्म में, इससे विमुख होकर बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुई थी। तो कर्मकांड की प्रधानता ये बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था, यानी द वाला ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है? आपके ऑप्शन है औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या अप्रत्यक्ष। तो जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो पहले से निर्धारित होती है, उसका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, शिक्षक निर्धारित होते हैं क्या पढ़ाया जाएगा, तो ये औपचारिक शिक्षा होती है। पढ़ते हैं हम, मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है प्लेटो, हार्न, एंडरसन या स्वामी विवेकानंद। तो देखिए मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा, ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। इन्होंने कहा था कि अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना शिक्षा है, यानी द वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? तो एमिल जो है रूसो की रचना है, आप लोग याद रखिएगा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए इस प्रश्न में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत जगह पे इसका जवाब जो है व्यक्ति दिया गया है और बहुत जगह पे परिवार दिया गया है। लेकिन अगर बात करेंगे हम समाज की सबसे छोटी इकाई, तो सही जवाब इसका परिवार ही होगा। व्यक्ति जो है समाज की इकाई नहीं हो सकता है सबसे छोटी इकाई जो है परिवार ही होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है? आपके ऑप्शन है दरस से, कुतुब से, दर्शन से या दृश्यते से। तो मदरसा शब्द की जो उत्पत्ति है ये कुतुब से हुई है, यानी बा वाला ऑप्शन आपका सही है, कुतुब से मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। देखिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? आपके ऑप्शन है मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग या सैंडल आयोग। तो बात करें मुदालियर आयोग की तो ये बना है 1952 में, ठीक है, और कोठारी आयोग जो है आप लोग जानते ही होंगे 1964 में, जबकि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये जो बना है ये 1948 में बना है। ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है ये 1948 में बना है। तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनकर तैयार हो गया था। तो यानी कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यही वाला सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बाल देवो भव कथन किसका है? तो ये जो कथन है गिजुभाई बधेका का है, आप लोग याद रखिएगा, ये जो बाल देवो भव कथन है ये गिजुभाई बधेका का है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? देखिए अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो इसका आयोजन हुआ था 23 अक्टूबर 1937 को हुआ था, और इसी में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात की थी। तो 23 अक्टूबर 1937 को अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो उस समय जो है राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1986 लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन की व्यवस्था होती है, ये कथन किसका है? देखिए कई बार प्रश्न पूछा गया है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की शासन व्यवस्था, ये कथन किसका है? तो इसका जो सही जवाब है ये है अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र की परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप वहाँ से परिभाषित कर सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन की व्यवस्था है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको ज्ञात होगा, पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था? देखिए ये जो अनुच्छेद 45 है ये पहले संविधान के में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, लेकिन अब इसे 21A में डाल दिया गया है मौलिक अधिकार में। तो ये पहले संविधान के अनुच्छेद 45 में था अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अब बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ से जो है अतिलघुत्तरीय प्रश्न आपके शुरू होते हैं। 16वां प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो आपको याद होगा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन है जॉन ड्यूवी का।
अगर त्रिमुखी प्रक्रिया की बात की जाए तो ये जॉन ड्यूई का कथन रहता है। अगर द्विमुखी प्रक्रिया की बात की जाए तो जॉन एडम्स का कथन रहता है। तो शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन ड्यूई का कथन है। दूरस्थ शिक्षा क्या है? यानी वह शिक्षा जो हमें घर बैठे प्राप्त हो जाए, दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। यानी हमें कहीं पे जाना न पड़े, किसी शिक्षण संस्थान में या अब किसी विद्यालय में न जाना पड़े, घर बैठे प्राप्त होने वाली शिक्षा को हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। 17वें प्रश्न का यही जवाब होगा। आज समझते हैं 18वां प्रश्न है। तो अगर हम बात करें बिस्मिल्लाह रस्म से, तो मुस्लिम समुदाय में एक रस्म होती है बिस्मिल्लाह रस्म। जब बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है तो सबसे पहले बच्चे को नया कपड़ा पहनाकर मुस्लिम धर्मगुरु यानी मौलवी के पास ले जाते हैं। वो वहाँ पे उसे कुरान की कुछ आयतें सुनाते हैं। अगर बच्चा उसे दोहरा नहीं पाता है तो बिस्मिल्लाह कहना ही उचित मान लिया जाता है। तो इसी रस्म को हम बिस्मिल्लाह रस्म के नाम से जानते हैं। ये जो है मुस्लिम समुदाय की जो शिक्षा शुरू होती है तो उस समय बिस्मिल्लाह रस्म शुरू किए जाते हैं। निषेधात्मक शिक्षा क्या है? देखिए, निषेधात्मक शिक्षा की बात करें तो इसको रूसो ने दिया था। रूसो परंपरागत शिक्षा के विरोधी थे। रूसो ने कहा था कि बालक में केवल एक आदत डालो कि बालक कोई आदत न डाल पाए। बालक में ऐसी आदत डालो कि बालक कोई आदत न डाल पाए। तो यही होता है निषेधात्मक शिक्षा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, विद्यालय समाज का अलग रूप है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए, विद्यालय समाज का अलग रूप है। विद्यालय में विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग एक साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। जैसे समाज में सभी विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं, उसी प्रकार विद्यालय में एक ही सीट पर बैठ करके विभिन्न जाति समुदाय के लोग रहते हैं। तो विद्यालय को हम समाज का लघु रूप मान सकते हैं। ये कथन जो है जॉन ड्यूई का है। इसको भी जॉन ड्यूई ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। अब बढ़ेंगे हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? अगर हम बात करें स्त्री शिक्षा की तो इसके विषय में प्लेटो का क्या मत था? तो इन्होंने कहा था कि समानता हो, स्त्री और पुरुष में शिक्षा के लेकर समानता हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और दोनों की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। तो यही प्लेटो ने कहा था स्त्री शिक्षा के विषय में कि दोनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, जनसंख्या शिक्षा क्या है? तो जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा कार्यक्रम है जिसके द्वारा हम अपने परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। वही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। यानी वह शिक्षा जिसके द्वारा हम अपने परिवार, समाज, विश्व की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, ये शिक्षा जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, भूमंडलीयकरण को परिभाषित कीजिए। तो भूमंडलीयकरण को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, यानी वैश्वीकरण, कि जब आप कोई भी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान जो है या आयात निर्यात एक देश से दूसरे देश में करते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन जिसे आप कह सकते हैं, तो वही होता है भूमंडलीयकरण। सेवाओं एवं वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात करना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। बात करते हैं जनसंचार के प्रमुख साधन की। तो जनसंचार के प्रमुख साधन है आपकी पत्रिका, समाचार पत्र, ये सभी जनसंचार के साधन हैं। इंटरनेट हो गया आपका, रेडियो, टेलीविज़न, ये सभी जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ होता है? देखिए, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है कि शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध होना शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। और संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक की बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क कर दिया गया है। यही है शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी शिक्षा का वह स्तर जो समाज के सभी वर्गों के लिए निःशुल्क एवं जरूरी हो तथा अनिवार्य रूप से उसको ग्रहण करना कर दिया गया, तो वही शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा यानी सभी लोगों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो हम अपने पतन की ओर बढ़ेंगे। यही स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा यानी सभी लोगों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, यही है जन शिक्षा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता हैं, तो आप लोगों को पता होगा किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता ये किलपैट्रिक हैं, आप लोग याद रखिएगा। 28वें प्रश्न का यही उत्तर है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 के प्रतिवेदन का शीर्षक व अध्यक्ष कौन था? देखिए, अगर बात करें भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, तो इसको आप जानते हैं कोठारी आयोग के नाम से, कोठारी आयोग। और इसके जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर DS कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी, इसके जो अध्यक्ष थे, आप लोग याद रखिएगा। तो यही पूछा गया था कि भारतीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदक का शीर्षक क्या है, तो कोठारी आयोग है। इसे DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे। प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा दीजिए। अगर हम बात करें शिक्षा की एक परिभाषा की प्रकृतिवाद के अनुसार, तो देखिए, जो प्रकृति है, प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और प्रकृति के पथ का अनुसरण करना चाहिए। ये जो है प्रकृतिवाद दर्शन का है। अगर कोई भी वस्तु प्रकृति के हाथ में है, अगर हम इसकी
परिभाषा जाने, कोई वस्तु जो है जब तक प्रकृति के हाथ में है तब तक वो सुरक्षित रहती है, जैसे वो मनुष्य के हाथ में चली जाती है वो खराब हो जाती है। ये रूसो की परिभाषा है। तो प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा की परिभाषा है कि कोई वस्तु जब तक वो प्रकृति के हाथ में सुरक्षित है, मनुष्य के हाथ में जाएगी खराब हो जाएगी, इसलिए हमें प्रकृति के पथ का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए। शिक्षा का अर्थ बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। देखिए, अगर हम बात करें शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त नहीं होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने परिवार से सीखता है, बड़ा होता है तो अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, समाज से सीखता है, फिर विद्यालय से सीखता है, यानी वो अंतिम तक सीखता ही रहता है। बच्चे की जो पहली गुरु होती है वो माँ होती है, पहला विद्यालय जो है उसका परिवार होता है। तो ये बच्चा जो है हमेशा सीखता ही रहता है। और शिक्षा का जो कुल मिला के अर्थ होता है उसका जो है व्यक्तिगत विकास करना, सामाजिक विकास करना, नैतिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, ये सभी शिक्षा के उद्देश्य हैं, इसके महत्व हैं। तो कुल मिला के आप इसको लिख सकते हैं कि सर्वांगीण विकास करना, मानव कल्याण के लिए तैयार करना, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करना और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, ये सभी शिक्षा का उद्देश्य होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा में प्रमुख अंतर क्या है। अगर हम बात करें वैदिक कालीन शिक्षा की तो ये जो है गुरुकुल में होती थी। वैदिक कालीन शिक्षा ये गुरुकुल में होती थी और बौद्धकालीन शिक्षा ये जो है मठों में होती थी। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा में प्रवेश के समय उपनयन संस्कार होता था और मठों में प्रवेश के समय यानी प्रवज्जा संस्कार होता था। इसमें गुरुकुल में खाली गुरु का वर्चस्व रहता था, जबकि मठों में जो है संघ का वर्चस्व रहता था। समुदाय प्रधान शिक्षा दी जाती थी, आपके मठों में समुदाय प्रधान शिक्षा दी जाती थी, यानी जन सामान्य के लिए शिक्षा थी, जबकि गुरुकुल में परिवार प्रधान शिक्षा दी जाती थी। संघ में जो है स्त्री पुरुष साथ में रह सकते थे, जबकि गुरुकुल में स्त्री पुरुष का एक साथ रहना वर्जित था, यानी साथ में नहीं रह सकते थे। और इसमें मठों में जो है जाति धर्म से परे शिक्षा दी जाती थी, जबकि इसमें वेदों की शिक्षा दी जाती थी, किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी। और मठों का मेन उद्देश्य रहता था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, जबकि गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य रहता था कि केवल उन्हें वेदों का ज्ञान दिया जाए। तो ये कुल मिला के आपके जो है वैदिक कालीन और बौद्धकालीन शिक्षा में प्रमुख अंतर है। बढ़ते हैं शिक्षण पद्धति के संदर्भ में फ्रोबेल के विचारों का संक्षेप वर्णन कीजिए। देखिए, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि का आविष्कार किया था। किंडरगार्टन, देखिए किंडर मतलब होता है बाल यानी बच्चे, और गार्डन मतलब होता है कि बगीचा यानी बाल उद्यान जिसे कहते हैं। इनके अनुसार जो है प्रत्येक बालक एक पौधा होता है, शिक्षक एक माली होता है तथा विद्यालय एक बगीचा होता है। और बच्चे को जो है उसके अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना चाहिए, न कि उसे और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। तो शिक्षण पद्धति के संदर्भ में फ्रोबेल के विचार यही थे कि उसे प्रकृति के साथ स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, बच्चा अपने आप खुद सीख जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जॉन ड्यूवी का क्या योगदान है। देखिए, जॉन ड्यूवी का योगदान यही कि जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है। शिक्षा के 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला होता है पाठ्य पुस्तक, सिलेबस यानी पाठ्य पुस्तक, शिक्षार्थी और शिक्षक, इन तीनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना ही शिक्षा है। जॉन ड्यूवी ने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो पाठ्य पुस्तक, शिक्षार्थी और शिक्षक, इन तीनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना ही शिक्षा है, क्योंकि बिना पाठ्यवस्तु के हम किस चीज का अध्ययन करेंगे, इसलिए उन्होंने यही कहा था कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। 35वां प्रश्न है, बालक के शैक्षिक विकास में परिवार की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, परिवार जो है किसी भी बच्चे का पहला विद्यालय होता है परिवार, और उसकी पहली शिक्षक होती है उसकी माँ। तो परिवार का जो है बालक के शैक्षिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक में जो है नैतिक एवं चारित्रिक विकास जो है परिवार के द्वारा ही मिलता है। बालक का बनना बिगड़ना शुरुआत के 5 से 6 वर्षों में निर्धारित होता है, जबकि 5 से 6 वर्षों में बालक जो है अपने परिवार के साथ ही रहता है। तो कुल मिला के शुरुआत में ही तय हो जाता है कि बालक जो है एक अच्छा नागरिक बनेगा कि नहीं, ये सब परिवार के ऊपर ही निर्भर करता है। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। 36वां प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है, यह किस प्रकार से बालकों के विकास में सहायक है। देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम आया है 2009 में। इसके अनुसार प्रत्येक 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। पहले यह संविधान के अनुच्छेद 45 में था, बाद में इसमें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 21A में जोड़ दिया गया है, जिसके तहत शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी प्रत्येक 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त करना निःशुल्क एवं अनिवार्य है, उनके लिए उपलब्ध है। तो ये बालकों के विकास में किस प्रकार से सहायक है अगर हम बात करें तो ये जो है बच्चे अगर पढ़ लिख लेंगे तो वो बाल श्रम की तरफ नहीं जाएंगे, ये उनके विकास में सहायक होगी। अब बात करते हैं समाज से आप क्या समझते हैं, शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंध क्या है। देखिए, शिक्षा एवं समाज जो है एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। समाज का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति का समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर शिक्षित समाज है तो व्यक्ति भी शिक्षित होगा,
व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसे उसी प्रकार की शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए। अगर व्यक्ति जो है शिक्षित रहेगा तो उसके अंदर सामाजिक गुण, सामंजस्य की भावना आएगी, आपसी भाईचारा, ये सभी जो है गुण ये समाज से ही मिलते हैं व्यक्ति को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक तत्व है, इसकी कथन की विवेचना कीजिए। देखिए मानवीय मूल्य जो होते हैं आपके, ये आपका सत्य हो गया, भाईचारा हो गया, ये सभी जितने मानवीय गुण होते हैं ये संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि आजकल प्रत्येक मनुष्य अपने आप को जो है उन्नत देखना चाहता है और वो उन्नत होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके कारण समाज में जो है विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ फैल रही हैं, दहेज प्रथा और हिंसा, घरेलू हिंसा, ये सब। तो इसलिए जो है मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी समाज जो है एक अच्छा समाज बन पाएगा। बात करते हैं शिक्षा का व्यवसायीकरण क्या है, यह शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है। अगर हम शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात करें तो शिक्षा के व्यवसायीकरण यानी ऐसी शिक्षा देना जो समाज के काम आए। शिक्षा के व्यवसायीकरण का यही मतलब है कि ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो बाद में समाज के काम आए और जो है बालक जो है शिक्षित बेरोजगार ना हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं। तो व्यवसायीकरण का यही अर्थ है कि ऐसी शिक्षा देना जो बाद में समाज के काम आए और बालक जो है बेरोजगार ना रह पाए। यह शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होते हैं और ये बेरोजगारी नहीं फैलती है। ध्वनि प्रदूषण का आशय एवं इसको नियंत्रित करने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। देखिए ध्वनि प्रदूषण यानी कोई भी ऐसी आवाज़ जो सुनने से ज़्यादा तीव्र हो वो शोर कहलाती है और शोर को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। सीधा सा है कि कोई आवाज़ जो सुनने से ज़्यादा तीव्र हो वो शोर कहलाती है, शोर ही ध्वनि होता है। और इसको नियंत्रित करने का बहुत सारे उपाय हैं, जैसे पुराने खटारा वाहनों को चलन से रोक देना चाहिए, कल कारखानों में जो तेज़ आवाज़ वाले पुराने मशीन लगे हुए हैं उनको हटा देना चाहिए, साइलेंसरों का उपयोग करना चाहिए। और बहुत सारे जो सम्मेलन होते हैं, चुनावी रैली होती है, वहाँ पे जो है माइक का प्रयोग किया जाता है, लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है, इन सभी को हटाने से जो है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित होगा। ये सभी बहुत सारे